हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए, जो इससे पहले था जो हमने क्या था चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया था। अभी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, चैप्टर 7 है हमारे पास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। देखिए, इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा है, इससे पहले भी जो चैप्टर था हमने मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, उसमें जो बात कर रहे थे, हम बात करते थे ए पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो हम उस बॉडी को क्या ट्रीट कर रहे थे? एज ए पॉइंट मास। बॉडी इज कंसंट्रेटेड, बॉडी और पार्टिकल किस तरह से ट्रीट कर रहे थे? पॉइंट मास की, पॉइंट मास ट्रीट कर रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उस बॉडी को हम पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। एक्सटेंडेड बॉडी या एक्सटेंडेड पार्टिकल कह दो, एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलेंगे इसको, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या लेंगे हम लोग? एक्सटेंडेड फॉर्म में, क्योंकि एक बॉडी है उसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स हैं और सारे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। और उस सिस्टम को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब इस सिस्टम को जब भी हम बात करेंगे तो हम मोशन की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि सारे का सारा सिस्टम या सारे के सारे पार्टिकल्स उस मोशन में जा रहे हैं, उन सभी का मोशन ट्रीट करेंगे। और उन सभी पार्टिकल्स को मैं मान लूंगा सभी का मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में। क्या मानूंगा? इन सभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को किसकी फॉर्म में पढ़ूंगा मैं? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में पढ़ेंगे। और सेंटर ऑफ मास का मोशन देखेंगे, उसी से उस बॉडी की मोशन निकालेंगे। वो सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक टर्म है, बेसिक डेफिनेशन है, वो क्या आती है? दैट इज अबाउट रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, व्हाट इज रिजिड बॉडी? कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी कब होगी? when distance between all particles या दो पार्टिकल्स भी हैं, will be same even after applying deforming force। डिफॉर्मिंग यानी कि उस बॉडी की शेप, यानी कि हम जितना मर्जी उसके ऊपर फोर्स लगाएं, उसकी बॉडी की क्या हो? शेप चेंज ना हो। अब शेप चेंज होगी, दैट मीन्स जो पार्टिकल्स उस बॉडी के अंदर हैं उनके बीच में क्या है? डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं। तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। जैसे मेरे पास क्या है भाई? बॉल है। एक तो मेरे पास किसकी है? आयरन की बॉल है, आयरन का स्फीयर है। और एक मेरे पास रबर की बॉल है। तो इन दोनों में से रिजिड बॉडी कौन सी होगी? आयरन के स्फीयर को मैं दबा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, क्या उसकी शेप चेंज हो रही है? नहीं होगी वैसे कैसे। लेकिन रबर की बॉल को मैं दबा दिया तो वो आराम से दब गई, उसकी क्या है? शेप चेंज होगी, यानी उसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? चेंज होगी। तो दैट इज नॉट रिजिड बॉडी। समझ में आया? इस चीज को सॉलिड लिक्विड उससे कंसीडर मत करना, सिर्फ पार्टिकल से। प्रैक्टिकली देयर इज नो बॉडी दैट इज रिजिड, कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है। बट
जिनमें जो ये बोलते हैं ना कंप्रेशन या एक्सटेंशन, जिनमें शेप के अंदर चेंज बहुत नेग्लिजिबल होता है, जैसे आयरन का एग्जांपल लिया मैंने, आयरन स्फीयर, ठीक है, स्टील का है, तो इनको हम क्या लेते हैं, रिजिड बॉडी लेते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, रिजिड बॉडी बोल देते हैं, दैट इज रिजिड बॉडी। अब मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है, मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम पढ़ेंगे। तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कितने टाइप्स की हो सकती है, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन इन रिजिड ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की जो टाइप्स ऑफ मोशन है, तो सबसे पहला हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हो या लीनियर मोशन कहते हो, लीनियर मोशन बात एक ही है। लेट्स सपोज हमारे पास भाई ये एक इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, थीटा एंगल के ऊपर यहां पर कोई भी बॉडी रखी हुई है, ये वाली, ये बॉडी m मास है इसका। अब ये बॉडी इस साइड में स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है, तो इस बॉडी, ये रिजिड बॉडी कोई भी, इस बॉडी का मोशन कैसा है, ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बॉडी की किस तरफ मूव करती है, मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बॉडी किस अलोंग मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है। अब इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, मैंने बोला सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हम क्या ट्रीट करते थे इससे पहले, इसको मैं एक मास मानता ना, m मास, अब उसको जब पॉइंट एलर्जी बढ़ा कर लिख देते, यही करते थे, और उसको रिजोल्व भी करता था। अब इसके अंदर क्या है, m1 मास है, लेट्स सपोज दिस इज m1, दिस इज m2, m3, m1, m2, m3, ये सारे मासेस हैं, तो ये क्या होंगे, इनकी मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी रिजिड बॉडी कब होगी, जब उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में एक लाइन के अलोंग मूव करेंगे, देन वी सी द रिजिड बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। देखिए इसके बाद सेकंड, देखिए सेकंड टाइप, दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, एक बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी, लेट्स सपोज दिस इज रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी कहते हैं, ये एक एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, रोटेट करती है, ठीक है। कोई भी बॉडी है और रोटेट करने लगी, लेट्स सपोज इसके अंदर पार्टिकल क्या है, m1, ये m2 है, ये यहां पे m3 है, और ये mn, और एक पार्टिकल यहां पे। अब m1 इसके अलोंग इस सर्कल में रोटेट करेगा, m2 इसके अलोंग अपना अलग सर्कल बनाएगा, m3 और भी बड़ा सर्कल बनाएगा। भाई जो रोटेट करेगा, रोटेशन सर्कल में तो रोटेट कर रहा, अगर अकेले एक m3 की बात करें, और mn ये बना देगा। तो हम रोटेशनल मोशन कब कहेंगे, when all particle of a body rotate
रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्योर रोटेशन। देन द मोशन ऑफ बॉडी will be pure rotation. Then the motion of body will be pure rotation. क्या रहेगी, प्योर रोटेशन। अब बात कर लेता हूं इस पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल्स इसके ऊपर लाई कर रही है, मैं डॉट बना रहा हूं यहाँ पे। लेट्स सपोज ये पार्टिकल है और M4 M5, ठीक है, ये है हमारे पास M5, ये है M4 M। बात कर लेते हैं इन पार्टिकल्स की, इनकी मोशन कैसी है, M4 M5 3 था ना, M6, इस पे रहेंगे एट रेस्ट। क्यों, क्योंकि ये लाई कर रहे हैं ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो तो रोटेट ही नहीं कर रहे हैं, वो तो एक जगह पे फिक्स है, उसके सराउंडिंग में सब कुछ घूम रहा है लेकिन वो फिक्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो इस एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे इन पार्टिकल्स हम क्या बोलेंगे, रेस्ट के ऊपर। अगर इस टाइप का मोशन कोई भी बॉडी शो करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन। और इसमें क्या हो गया, हमारे पास ओमेगा विल बी सेम, हर एक पार्टिकल की ओमेगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल उतने ही टाइम में अपनी क्या करेगा, जो 2 थीटा एंगल कवर करेगा, ठीक है, क्या बोलेंगे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल विल बी सेम। सेम रहेगी। अब इसमें क्या है, मिक्स है, ठीक है, मान लो कोई भी बॉडी क्या है, रोटेट कर रही है, और मान लो कोई भी बॉडी क्या करे, मूव करने लगे, ठीक है, इसमें रोल करने लगे, रोलिंग मोशन। एक कौन सा मोशन आ गया, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन समझते हैं, रोल करने लगे, यानी कि 2 तरह के मोशन करें, रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। देखिए मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, ये वाला एग्जांपल, ये इंक्लाइन प्लेन है और ये एक बॉडी है और रोटेट कर यहां से ये जा रही है, यहां पे जा रही है और ये इस साइड में, ठीक है, तो इसमें रोलिंग मोशन में क्या आएगा, ट्रांसलेटरी। पार्टिकल्स क्या है, आगे भी जा रहे हैं और पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहे हैं, तो रोलिंग मोशन क्या होगा, जिसमें सारे पार्टिकल्स क्या क्या मोशन में आए, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन, दोनों मोशन होंगे, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। एक और केस है इसके अंदर रोटेशनल मोशन में, लेट्स सपोज इसमें तो हमने क्या बताया कि जो एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस वो फिक्स है। अब रोटेशन एक्सिस फिक्स ना हो, लेट्स सपोज कि एक बॉडी है, ये पॉइंट है और ये एक बॉडी, बड़ी बॉडी बना लेता हूं मैं, ये कोई भी बॉडी और ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और ये एक फिक्स पॉइंट है, ये इस बॉडी का, इस फिक्स पॉइंट के अलोंग ये क्या है, रोटेट कर रही है, और रोटेट करती हुई ऐसे ऐसे रोटेट करती हुई यहां पर जाती है, फिर ऐसे आती है, यानी वो यहां से यहां तक क्या कर रही है, रोटेट कर रही है एक जगह, ठीक है। तो इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई उसमें क्या है, अगर एक एक्सिस, एक पॉइंट अगर फिक्स है बॉडी का, अगर एक पॉइंट अगर फिक्स है तो फिक्स होगा, तो वो कितनी तरह की मोशन कर सकती है, 2 तरह की,
एक तो देखो पार्टिकल क्या है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे और यहां से यहां तक जा भी रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, अगर मान लो इस वाला केस होता तो ये तो क्या होता प्योर रोटेशन, लेकिन अगर इसमें सिर्फ एक पॉइंट फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस और ये एक्सिस ही मूव कर रही है, तो इसमें क्या होता मे बी रोटेशनल एंड मे बी ट्रांसलेटरी, दोनों मोशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे इट इज नॉट प्योरली और फिक्स्ड और सम वे आइदर प्योर रोटेशनल, और इसमें लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड combination of translation, the motion will be rotated at fiction and rotational। अगर एक पॉइंट पे एक जगह पे फिक्स कर दिया तो रोटेट करेगी, इसमें भी दो तरह के मोशन कर रही है, रोटेशनल और ट्रांसलेशन। ये हमारे पास क्या था, इसके मोशंस थे, ठीक है। अब आता है हमारे पास ये टाइप्स ऑफ मोशन थे, और इन्हीं टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर हमने यहाँ पे कंसेप्ट अपना क्लियर करेंगे, सेंटर ऑफ मास वगैरह वो सब बताएंगे, ठीक है। टेबल फैन है, टेबल फैन मान लो स्विंग कर रहा है, ठीक है, एक जगह पे फिक्स है, वो कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो एक पॉइंट फिक्स है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए रोटेट तो कर ही रहा है, लेकिन जो पार्टिकल एक पॉइंट पे यहाँ पे था वो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो दो तरह के रोटेट करता हुआ वो यहाँ से यहाँ पोजीशन भी तो चेंज हो रही है उसकी, ठीक है। तो दो तरह का मोशन कर रहा है, ओके। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास कंसेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास का। इसके बाद किसका कंसेप्ट आता है हमारे पास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। देखिए ए पॉइंट वेयर whole mass of a body is concentrated, कोई भी बॉडी है मेरे पास, रिजिड बॉडी, जिसका सारे का सारा मास एक पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट में देखूंगा, वो पॉइंट जहां पर कंसंट्रेटेड हो, उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ मास। अब सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड एक जगह पे, यानी कि अगर बॉडी को मुझे लिफ्ट करना है, उठाना है, तो मैं सिर्फ उस जगह पे फोर्स लगा दूं, दैट इज सफिशिएंट, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा बैलेंस करते हैं, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद बताता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास ये बॉडी है कोई, ये हमारे पास है हैमर है कोई भी, ये हैमर, ये। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अगर यहां पर फोर्स लगाता हूं F, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, करेगा ना। अगर मैं यहां पर फोर्स लगाता हूं अलग से, एक बार यहां पे लगाया रोटेट कर दिया, एक बार अगर मैं यहां पे लगाता हूं तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, करेगा ना, किसी एक एंड पे लगाऊंगा उसी अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। लेकिन अगर यही हैमर है मेरे पास, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये सेंटर ऑफ मास। अगर मैं एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से ये पास हो रही है, अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊं इसके एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, सारी की सारी बॉडी। देखो अगर मैंने एक एंड पे लगाया है कुछ पार्टिकल्स पे, तो क्या की, रोटेट की,
लेकिन अगर मैंने उस एक्सिस के अलोंग लगाया जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास यानी कि सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड था, बॉडी मूव करने लगी, ऑल पार्टिकल विल मूव, ऑल पार्टिकल मूव, यहां वाला पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि सारे का सारा पार्टिकल जितने भी उनका मास एक जगह पे है और जहां पे मास लगा है पे बॉडी सारी मूव करने लगी। सेम ये एक्सिस है, ये भी इससे पास हो रही है, सेम ये एक्सिस है, जो भी एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उस एक्सिस के अलोंग अगर आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी उसी अकॉर्डिंग में मूव करने लग जाएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी के मूव कराना है या फिर उसको लिफ्ट करना है तो हमें फोर्स कहां पर लगाना पड़ेगा? उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, बैलेंस करना है, मेरे पास टेबल है, मैं उसको एक कोने में बैलेंस करना चाहता हूं तो वो सिर्फ उसी एक्सिस के अलोंग बैलेंस होगी जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगी, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास था सेंटर ऑफ मास। अब देखिए सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ये, और एक पार्टिकल यहाँ पे क्या है m1, एक पार्टिकल यहाँ पे है m2। इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास लेट्स से ये मान लेता हूं c। तो भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास आएगा सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी कि कहां पर है, दैट इज एन एक्स एक्सिस, एक्स के ऊपर है और वो कितना है एक्स डिस्टेंस, अभी इसको मैं कैपिटल एक्स कह देता हूं तो कैपिटल एक्स कितना आएगा m1 कहां पर है x1 पे, प्लस m2 वो कहां पर है x2 पोजीशन पे, अपॉन में m1 प्लस m2 दैट इज x। अगर मान लो यही सिस्टम कहां पर होता, एक्स वाई प्लेन के अंदर होता, अगर ये सिस्टम ये पार्टिकल दो पार्टिकल प्लेन के अंदर होते तो हमारे पास y की वैल्यू, एक y कोऑर्डिनेट आता तो वो y कितना आता m1 y1, ये y1 क्या है उस मास की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, प्लस m2 y2, m1 प्लस m2। न्यूमेरिकल में काम आएगी, मैं लिख देता हूं यहां पे x1 x2 डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ masses m1 and m2 on x axis और y1 y2 है वो क्या है पोजीशन ऑफ masses m1 m2 on y axis। ये आ जाएगा। ठीक है कि भाई m1, अगर मान लो m1 यहां पर है तो ये उसकी ये x1 होगी और ये y1 हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए x क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 एंड mn xn। ये कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 और अप टू mn, ये आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं और y कितना आएगा m1 y1 प्लस m2 y2, इसी तरह mn yn, और ये कितना आएगा m1 प्लस m2
जनरल फॉर्मूला मैं इसका लिख सकता हूं, x की वैल्यू के लिए लिखूंगा समीशन i की वैल्यू 1 से लेके n तक mi xi, और ये कितना आएगा कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, बॉडी का जो मास है बॉडी, ठीक है। सेम y के लिए लिख दूंगा ऐसे, y के लिए mi yi अपॉन में y के लिए आ जाएगा हमारे पास। ये कब है हमारे पास, अच्छा एक सेकेंड हो, अगर मान लो भाई प्लेन में हो, एक्स वाई जेड में हो, 3 डायमेंशन की बात करते हैं, एक्स वाई जेड में हो हमारे पास कोई भी बॉडी, तो देखिए कैसे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं, देख लीजिए आप एक बार इसको। इफ क्या आएगा, अगर मान लो कोई भी बॉडी है, ये x, ये y और ये z, और यहां पर है, और ये इसका r वेक्टर है स्मॉल r। सो r वेक्टर कितना दिया है उसने, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। समझ रहे इस चीज को, कि इस जो पार्टिकल है, जो है कोई पार्टिकल या फिर जो बॉडी है कोई भी, या डिफरेंट डिफरेंट मासेस है, कोई भी मास है, उसकी जो पोजीशन है वो कहां पर है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में x, y एक्सिस में y, z के लिए z। और तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास के लिए जो हमारे पास पोजीशन आएगी उसकी, उसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा r x i प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये क्या है, x y z, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। x y और z, ये ऐसा नहीं r, ये r1 है, कोई r1 पार्टिकल के लिए x1 y1 z1, r2 होगा r3 होगा, ये जनरल वेक्टर है उसके लिए। तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल R, ठीक है। सो r की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, कैपिटल R का पोजीशन निकालूंगा तो कितना आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 mn rn, और ये कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 mn। फॉर डिस्क्रीट मासेस, अलग अलग मासेस है, तो फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मासेस। अगर मान लो पूरी बॉडी दे दो, बहुत बॉडी, एक व्हील दे दिया, पहिया दे दिया पूरा, उसके लिए निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का, स्मॉल मास एलिमेंट मानेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आएगा, x दैट इज 1 बाई कैपिटल M, दैट इज द होल मास ऑफ बॉडी, और जो ऊपर ये तो डिस्क्रीट के लिए ऐड किया, टोटल के लिए स्मॉल मानेंगे, स्मॉल मास एलिमेंट M, और ये x, y के लिए कितना आ जाएगा, 1 बाई कैपिटल M, मास ऑफ द बॉडी कितना आएगा, y dm, और z के लिए कितना आ जाएगा, 1 बाई कैपिटल M z dm। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।